नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट विद इनको चैनल में। तो दोस्तों आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण साइंस के जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो पेट का हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि साइंस के जो प्रश्न होते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका लेक्चर होगा, यह लेक्चर आपका सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो इसमें साइंस का जीके है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है, तो ब्लड के कई भाग होते हैं, जिसमें प्लाज्मा होता है और आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और तो इस तरह से इसके इतने भाग होते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। रक्त का संगठन। तो रक्त के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो मानव का रक्त होता है, मानव के शरीर में कितना रक्त होता है, कितना ब्लड होता है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें कुल अगर ब्लड की मात्रा पूछे कि मानव के शरीर में कुछ कुल जो ब्लड होता है वह कितना होता है, तो वह लगभग होता है 5 से 6 लीटर। एक वयस्क जो मानव होता है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड की जो मात्रा होती है वह पाई जाती है। और ब्लड के अगर पीएच की बात करें कि ब्लड का जो पीएच है वह कितना होता है, तो ब्लड का जो पीएच होता है दोस्तों वह होता है 7.4। तो ब्लड का जो पीएच होता है वह होता है 7.4। इसीलिए जो ब्लड होता है उसे हम क्षारीय विलयन कहते हैं, क्योंकि कोई भी विलयन होता है जिसका पीएच 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं, तथा जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है उसे हम क्षारीय कहते हैं। तो जो ब्लड हमारा होता है यह एक क्षार होता है। और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर पाई जाती है। अगर हम ब्लड को देखें, तो ब्लड को अगर डिवाइड करें तो इसमें प्लाज्मा का परसेंटेज देखेंगे और जो रक्त कोशिकाएं होती है, जो रुधिर होता है उसको देखेंगे। तो ब्लड में दोस्तों जो प्लाज्मा होता है वह 55% पाया जाता है, और जो रक्त कोशिकाएं होती है वह 45% पाई जाती हैं। तो ब्लड में अगर संगठन की बात किया जाए तो ब्लड में प्लाज्मा जो होता है वह 55% अर्थात 55% पाया जाता है, तथा जो रुधिराण होते हैं, जो रक्त कोशिकाएं होती है, वह ब्लड में 45% पाई जाती हैं। और इन रक्त कोशिकाओं के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, आपका आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आता है। और सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वह आरबीसी की होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स की होती है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी की होती है। तो इस तरह से जो ब्लड का हमने जो कंपोनेंट है उसको देखा। और प्लाज्मा में दोस्तों, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा में आपका 90% पानी पाया जाता है तथा 10% अन्य पदार्थ रहते हैं। और प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, तो प्लाज्मा का जो प्रमुख कार्य होता है वह होता है फाइब्रोजेन प्रोटीन का निर्माण करना। अर्थात फाइब्रोजेन प्रोटीन क्या होता है, यह रक्त का थक्का बनने में, रक्त की उसमें मदद करता है। तो प्लाज्मा के कार्य आप देखेंगे, इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और यह जो प्लाज्मा होता है यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, तथा यह घाव भरने का, अर्थात जो ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है यह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। दूसरी बात क्या करता है, ताप को नियंत्रित रखता है, तथा यह घाव भरने में मदद करता है। तो इस तरह से आप इसके बारे में इतनी चीज़ें याद रखेंगे कि जो प्लाज्मा में यह प्रोटीन जो पाया जाता है इसका जो प्रमुख कार्य होता है वह क्या होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, जो रक्त का संगठन है। तो रक्त का संगठन हमने बताया कि रक्त में आपको 3 चीज़ें पाई जाती हैं। प्लाज्मा होता है जो कि 55% पाया जाता है, ये जो प्लाज्मा आपका है यह ब्लड में 55% पाया जाता है। और बाकी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं, यह तीनों मिलाकर 45% पाए जाते हैं। इन तीनों की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है, वह होती है 45%। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ब्लड में प्लाज्मा का जो परसेंटेज वह कितना होता है, तो वह 55% होता है। तथा जो रुधिराण होते हैं, रुधिराणों में आपके 3 चीज़ें पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे आरबीसी में। आरबीसी जो होता है वह रक्त में 90% होता है, और इसका जो लाइफ साइकिल होता है, अगर आरबीसी की बात करें कि आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो वह होता है 120 दिन। और इसका निर्माण कहाँ होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आरबीसी होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है। तो आरबीसी का निर्माण आपको पता होगा कि इसका जो निर्माण होता है वह बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। तो आप इसको याद रखेंगे कि जो आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों वह कहाँ पे होता है,
वह बोन मैरो में होता है, अस्थिमज्जा में, तथा इसकी मृत्यु जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो वह स्प्लेन में होती है, प्लीहा में। और स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पे बनता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है दोस्तों वह स्प्लीन को, प्लीहा को कहा जाता है। इसका रीजन है क्योंकि जो आरबीसी होता है इसमें आपको सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए इसकी जो मृत्यु होती है वह प्लीहा में होती है। तो इसे जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वह प्लीहा अर्थात स्प्लीन को कहा जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो जो आरबीसी होता है, तो आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कि हम हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं, और जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि रक्त का रंग लाल किस प्रोटीन के कारण होता है, तो वह प्रोटीन आपका है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। आरबीसी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो इसकी कमी से आपको एनीमिया का रोग हो जाता है तथा पीलिया। तो अगर आपके शरीर में आरबीसी की कमी होती है तो आपको ज़्यादा दो रोग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, एनीमिया जिसे कि अरक्तता कहते हैं तथा पीलिया जिसे कि आप जॉन्डिस कहते हैं। तो इस तरह से आरबीसी की कमी से आपको एनीमिया तथा पीलिया होने का खतरा होता है। और आरबीसी में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो वह होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जिसके कारण कि आरबीसी का जो कलर होता है वह लाल होता है। अगला देखेंगे आगे क्या है, डब्ल्यूबीसी। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है और किस तरह से यह हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। डब्ल्यूबीसी दोस्तों यह सबसे कम, शरीर में सबसे कम होती है, रक्त में यह सबसे कम होती है, रक्त में अर्थात जो रक्त होता है, जो रुधिराण होते हैं उसमें अगर बात करें तो रुधिराण में सबसे कम जो होता है वह डब्ल्यूबीसी होता है। इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 3 से 4 दिन की होती है। 3 से 4 दिन बाद यह मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। आकार में यह सबसे बड़ी होती है, जो डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों यह आकार में सबसे बड़ी होती है। और इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण बोन मैरो में होता है अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। आपने देखा कि जो आपका आरबीसी था उसकी मृत्यु कहाँ पे होती थी, तो प्लीहा में होती थी। लेकिन जो ये डब्ल्यूबीसी है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। तथा इसका वर्क क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो यह इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, रोगाणुओं से रक्षा करती है तथा घाव भरने का कार्य करती है। अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है तो आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो रोग रोधक क्षमता होती है वह कम हो जाती है। तो इस तरह से आपको यह जो आरबीसी हो डब्ल्यूबीसी होता है इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, इसका जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको यह मजबूत बनाने का कार्य करता है और रोगाणुओं से आपकी रक्षा करता है। इसमें इसके टाइप्स कितने होते हैं, जो डब्ल्यूबीसी होता है इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो इसके दोस्तों लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट यह कई टाइप्स होते हैं। तो जो आपको प्रमुख रूप से जो आपको पढ़ना रहता है वह लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या होता है, वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो कि बीमारियों से बचाती है। लिम्फोसाइट का जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों वह आपको बीमारियों से बचाती है। और लिम्फोसाइट में एक टी लिम्फोसाइट होता है जो कि आपकी शरीर में जैसे ही कोई बीमारी एंट्री करती है, तो जैसे ही अगर आपके शरीर का टी लिम्फोसाइट मजबूत है तो जैसे ही बीमारी आपके शरीर में एंट्री करेगी वह उस बीमारी को मार के वहीं खत्म कर देगा। और मारने के बाद फिर ये मोनोसाइट आता है और मोनोसाइट उस बीमारी को खा जाता है। इसीलिए जो मोनोसाइट्स होता है दोस्तों इसकी जो साइज होती है यह सबसे बड़ी होती है। ये इस तरह से लिम्फोसाइट क्या होता है, यह श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो कि बीमारियों से आपको बचाती है। तथा मोनोसाइट क्या होता है, यह घाव को भरने का कार्य करता है। मोनोसाइट जो होता है यह आपके घाव भरने का कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी की कमी से एड्स हो जाता है जो कि एचआईवी वायरस के कारण होता है तथा ब्लड कैंसर होता है। यही कारण होता है कि जो एड्स के मरीज होते हैं उनमें जो उनका टी लिम्फोसाइट होता है जो कि बीमारियों को मारने का कार्य करता है। जो एड्स के रोगी होते हैं उनमें टी लिम्फोसाइट ही मर जाता है, और जब टी लिम्फोसाइट मर जाएगा तो फिर जो बीमारियां आती हैं उनको मारने वाला कोई बचेगा ही नहीं, और फिर वह बीमारियां आपके शरीर पर हावी हो जाती हैं। तो इसलिए जो टी लिम्फोसाइट होता है अर्थात लिम्फोसाइट जो होता है वह बीमारी से आपकी रक्षा करता है, तथा मोनोसाइट जो होता है यह घाव को भरने का कार्य करती है।
और इसकी WBC की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसकी कमी से आपको एड्स होता है जो कि HIV वायरस के कारण होता है, तथा ब्लड कैंसर इसकी कमी से यानी WBC से आपको हो जाता है। नोट, विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है। जो आपका विटामिन ए होता है यह रक्त में आपके WBC को बढ़ाने का कार्य करता है। अगला देखेंगे आगे क्या है, प्लेटलेट। प्लेटलेट्स क्या होती है? जब भी आपको डेंगू वगैरह होता है तो वहाँ पे डेंगू में क्या होता है कि शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और वही प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स आपको टैबलेट्स देता है, आपको कहेगा बकरी का दूध पीजिए, तो इस तरह से कई उपचार बताता है। तो प्लेटलेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग देखेंगे। रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है? तो इसमें रक्त में इनकी संख्या 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर होती है, अर्थात 1 लीटर रक्त में जो प्लेटलेट्स होते हैं वह 4.5 से 6 लाख पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है? जो प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है, शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकता है। जब शरीर में कोई कट लग जाता है, शरीर में तो किसी चाकू वगैरह से कट लग जाता है, तो शरीर से जो रक्त बहने लगता है तो उसके बहाव को रोकने का जो कार्य करता है वह आपका प्लेटलेट्स कार्य करता है। या चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी हो जाती है। जब आपको चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां होती है तो उस बीमारी के कारण आपके शरीर में जो प्लेटलेट्स की मात्रा होती है यह कम हो जाती है। डेंगू यह एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेंगू मच्छर का प्रसार कौन सा मच्छर करता है तो वह आपका मच्छर है एडिज एजिप्टी। इस मच्छर के कारण आपको डेंगू की रोग हो जाता है, डेंगू का बुखार होता है या डेंगू हो जाता है। नोट, मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, क्योंकि जो मानव के ब्लड में कई तरह के प्रोटीन होते हैं, जैसे प्रोथाम्बिन होता है, थ्रोम्बिन होता है, कैल्शियम, विटामिन होता है, यह सारे मानव के शरीर में ब्लड को जमाने का कार्य करते हैं। लेकिन मानव के शरीर में एक ऐसा भी प्रोटीन होता है जिसे कि हेपेरिन कहते हैं, और यह मानव के शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता। तो यही कारण है कि जैसे ही जब किसी इंसान का जैसे हाथ वगैरह में कट जाता है तो ब्लड जैसे ही शरीर से बाहर आता है, तो बाहर आने पर अगर ब्लड न जमे तो मानव के शरीर से जो ब्लड होता है वह पूरा निकल जाएगा, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यही कारण है जो प्रोटीन्स वगैरह जितने भी प्रोथाम्बिन थामिन ये सब होता है वो मानव शरीर के ब्लड को जमाने का कार्य करते हैं। लेकिन जो हेपरिन होता है वह मानव के ब्लड में पाया जाता है, वह शरीर के अंदर होता है और शरीर के अंदर में ब्लड को नहीं जमने देता। अगर शरीर के अंदर ब्लड जम गया तो फिर वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी और यही कारण होता है। लेकिन एक और विशेषता होती है कि ये जो आपका हिपेरिन होता है यह जैसे ही वायु के संपर्क में आता है यह मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि जब आपका हाथ वगैरह में कट लग जाता है, जब ब्लड बाहर निकलता है तो जैसे ही ब्लड आपका वायु के संपर्क में आता है, हेपरिन वायु के संपर्क में आएगा तो वह मर जाता है, और जैसे ही वह मर जाता है तो अन्य जो प्रोटीन होता है प्रोथाम्बिन और थाम्बिन होता है, यह सब ब्लड को जमा देने का कार्य करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें दो चीजें होती हैं, धमनी होती है जिसे कि आर्टरीज कहते हैं, तथा शिराएं होती है जिसे कि वेंस कहते हैं। तो रक्त परिसंचरण में दो चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, धमनी और शिराएं, जिसे कि हम आर्टरीज और वेंस कहते हैं। धमनी क्या होती है दोस्तों? जो धमनी होती है यह ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती है। धमनी का जो प्रमुख कार्य होता है वह होता है कि ऑक्सीजन युक्त अर्थात शुद्ध रक्त को ले जाने का। धमनी से मतलब होता है ध से धनी, ध से धमनी। तो आप इसको याद रखें कि धमनी का जो प्रमुख कार्य होता है वह शुद्ध रक्त का प्रवाह करना होता है, शुद्ध रक्त को ले जाना होता है, और यह रक्त को लंग से हार्ट तक ले जाती है। जब रक्त जाता है आपके फेफड़े में तो वहाँ से जो फेफड़ा होता है वह रक्त में ऑक्सीजन को मिलाता है, और जब ऑक्सीजन को मिला देता है तो आपका रक्त शुद्ध हो जाता है, और उस शुद्ध रक्त को धमनी पूरे शरीर में ले जाके उसको वितरित कर देती है, वहाँ पहुँचा देती है। तो यही है कि जो धमनी होती है यह ऑक्सीजन युक्त खून ले जाती है तथा लंग से हार्ट तक। अपवाद क्या है कि जो पल्मोनरी धमनी होती है यह अशुद्ध रक्त को ले जाती है आर्गन से लंग्स तक, अर्थात शरीर के जो अन्य भाग होते हैं वहां से जो ब्लड लाने का कार्य करती है वह करती है आपकी पल्मोनरी धमनी, जो कि अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों से यह लंग्स तक अर्थात फेफड़े तक लाने का कार्य करती है, और फिर से फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन को मिलाता और फिर वह रक्त धमनी के माध्यम से शरीर के अन्य भागों तक पहुंच जाता है। और शिराएं क्या होती है?
शिराएं अशुद्ध खून ले जाती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्ध खून कौन ले जाता है? तो शुद्ध खून का जो प्रवाह करती है वह धमनी करती है, तथा जो शिराएं होती है वह अशुद्ध खून ले जाती हैं। और यह खून कहाँ से जाए? ऑर्गन से लंग्स तक। जो ऑर्गन्स होते हैं, शरीर के अन्य पार्ट होते हैं, वहां से जो ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है, उसको यह फिर से जो शिराएं होती है वह लंग्स तक लाती हैं, और फिर लंग्स उसमें ऑक्सीजन को मिश्रित करता है, और फिर जो धमनी होती है उस ब्लड को फिर से शरीर के सभी ऑर्गन्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और यहाँ पे अपवाद देखेंगे, जो पल्मोनरी शिराएं होती है वह शुद्ध रक्त ले जाती है। पल्मोनरी जो शिराएं होती है वह शुद्ध लग जाए, वो कहाँ से ले जाती है? लंग से हार्ट तक। तो अगर पल्मोनरी की बात किया जाए तो पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन धमनी जो होती है वह शुद्ध रक्त ले जाती है। वहीं पे अगर शिराओं की बात करें, जो शिराएं होती है वह अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी शिराएं होती है वह आपकी शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। आगे हम लोग देखेंगे, तो इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वह कितना होता है? तो वह होता है लगभग, अगर देखा जाए तो प्लाज्मा में जो जल का प्रतिशत होता है वह लगभग 50% होता है। आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा। रक्त होता है, आपसे पूछा जाएगा जो, सॉरी एक सेकेंड, ये जो जल का प्रतिशत यहाँ पे पूछा है, जल का प्रतिशत आपका 90% होगा। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जल ही होता है, तो जल का जो प्रतिशत होता है प्लाज्मा में वह 90% तक होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 में, रक्त होता है, पूछा गया रक्त क्या होता है? एक संयोजी उत्तक होता है, या फिर एक उपकलित उत्तक होता है, या फिर उपयुक्त दोनों होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रक्त होता है दोस्तों, यह एक संयोजी उत्तक होता है, और आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कि जो रक्त है यह एक संयोजी उत्तक माना जाता है। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अभी हमने आपको बताया कि जो आरबीसी का निर्माण होता है वह हमारे शरीर के बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में। और आरबीसी की जो मृत्यु होती है वह कहाँ पे होती है? तो आरबीसी की जो मृत्यु होती है वह प्लीहा में होती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वह होगा अस्थि मज्जा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है? आपसे पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है? यह ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाता है, या फिर बैक्टीरिया को समाप्त करता है, या फिर ऊर्जा का उपयोग करता है, या फिर अरक्तता का निवारण करता है। तो जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वह शरीर में ब्लड को, जो शरीर में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक यह पहुंचाने का कार्य करता है, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि ऑक्सीजन को इधर उधर यह पहुंचाने का कार्य करता है। मानव वयस्क में कुल कितना रक्त होता है? ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर, ऑप्शन बी 3 से 4 लीटर, ऑप्शन सी 1 से 3 लीटर, या ऑप्शन डी 10 से 12 लीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में कुल रक्त जो होता है वह कितना होता है? तो वह होता है दोस्तों आपका 5 से 6 लीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, मानव रक्त का पीएच होता है कितना होता है? 7.2, या फिर 7.8, या फिर 7.4, या फिर 7.6। तो मानव रक्त का जो पीएच होता है दोस्तों वह होता है 7.4। इसीलिए जो रक्त होता है यह एक क्षारीय विलयन कहलाता है। रक्त एक क्षार की कैटेगरी में इसको शामिल किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है यकृत को, ऑप्शन बी है अस्थिमज्जा को, ऑप्शन सी है प्लीहा को, तथा ऑप्शन डी है परिशोधिका को। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है दोस्तों वह होता है आपका प्लीहा, और जो अस्थिमज्जा होता है तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वह प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त का जो लाल रंग होता है उसका कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है आरबीसी, तथा ऑप्शन डी है डब्ल्यूबीसी। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह दोस्तों आपका होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए CO2 ले जाना, ऑप्शन बी
O2 ले जाना, ऑप्शन सी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि जो WBC का कार्य होता है वह होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। आगे देखेंगे कुछ प्रश्न और हैं। WBC की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाना कहलाता है। जब शरीर में WBC की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में हमको ल्यूकीमिया हो जाता है, हमको ल्यूकीमिया रोग होने का डर रहता है। तो वही पूछा जा रहा है कि जब शरीर में WBC की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो क्या होता है, एनोक्सिया होता है या फिर ल्यूकीमिया होता है या फिर एनीमिया होता है या फिर सेप्टिसीमिया। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ल्यूकीमिया। जब शरीर में WBC की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है तो हमको ल्यूकीमिया रोग होने का खतरा हो जाता है। रक्त का शुद्धिकरण होता है कहाँ होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, वह कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए फेफड़ा में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी किडनी में या फिर ऑप्शन डी यकृत में। तो आपको हमने बताया दोस्तों कि जब रक्त जो शिराएं होती हैं, रक्त को जो शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त को लेके आती हैं वह लंग्स में, फेफड़े में, तो फेफड़ा वहां से फिर से रक्त में ऑक्सीजन को मिलाता है और फिर वह धमनी के माध्यम से वह जो रक्त होता है, जब ऑक्सीजन रक्त में मिलाया जाता है तो वह रक्त शुद्ध हो जाता है और वह शुद्ध रक्त धमनी के माध्यम से फिर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, तो वह होता है फेफड़े में। फेफड़े में ऑक्सीजन रक्त में मिलाया जाता है और वही रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है। मानव शरीर में खून किस की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो कौन सा ऐसा कारक होता है जो कि मानव शरीर में उपस्थित होता है जिसके कारण खून वहां पे मानव शरीर में अंदर नहीं जमता है। ऑप्शन ए हेपरिन, ऑप्शन बी फाइब्रिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो मानव के शरीर में हिपरिन नामक प्रोटीन होता है दोस्तों, जिसके के कारण शरीर में ब्लड को वह जमने नहीं देता, लेकिन जैसे ही वह शरीर से ब्लड शरीर से बाहर निकलता है, जैसे वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आने पर वह हेपरिन होता है वह तुरंत मर जाता है। और इसीलिए जब मनुष्य के कहीं चोट लगती है और जब रक्त बाहर निकलता है तो कुछ देर बाद रक्त जम जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर हेपरिन जो होता है वह मर जाता है। उसके मरने के बाद ही रक्त को जमा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। लाल रंग कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वही पूछा जा रहा है कितना होता है। ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन, ऑप्शन डी 220 दिन। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है दोस्तों वह होता है आपका 120 दिन। आगे देखते हैं आगे क्या हमको पढ़ना है जीव विज्ञान में। तो यहाँ पे हम लोग जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। तो जंतु विज्ञान क्या होता है दोस्तों, जो जंतु विज्ञान होता है इसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तथा जो वनस्पति विज्ञान होता है इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। सबसे पहले अरस्तु ने 340 ईस्वी पूर्व में जंतु इतिहास नामक किताब लिखी थी, इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे कि जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का जो जनक बना बताया जाता है वह अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। वहीं पे अब टैक्सोनॉमी की बात करें कि वर्गीकी क्या होता है, तो वर्गीकी जो होता है दोस्तों यह जूलॉजी की वह शाखा है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण और क्लासिफिकेशन किया जाता है। मतलब जीव जंतुओं को अलग अलग समूहों में बांटने का जो कार्य होता है वह आपका वर्गीकरण कहलाता है, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होता है, यह जीव जंतुओं को अलग अलग समूहों में बांटने का कार्य ही टैक्सोनॉमी कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान दें 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी 1735 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 4000 से ज्यादा जीवों का वर्गीकरण किया और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है इनको, जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, वह कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है।
तो प्राणी दो प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो प्राणी होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो यह दो प्रकार के होते हैं। इनका जो वर्गीकरण है दो भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। पहले होते हैं एक कोशिकीय प्राणी यूनिसेल्युलर, दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय प्राणी मल्टी सेल्युलर। प्राणी दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। एक कोशिकीय प्राणी ये वो जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं। एक कोशिकीय प्राणी दोस्तों ऐसे जीव होते हैं जो कि एक कोशिका से बने होते हैं, इन्हें एक कोशिकीय अर्थात यूनिसेल्युलर कहते हैं। सभी एक कोशिकीय प्राणियों को एक संघ समूह प्रोटोजोआ संघ में रखा गया। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत कौन से प्राणी आते हैं। तो प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत जितने भी एक कोश के प्राणी होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं वह आते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बहुकोश के प्राणी की बात करें, मल्टी सेलुलर की, तो यह मल्टी सेल से बने होते हैं, अर्थात ये बहुकोशिका से मिलकर बने होते हैं। सभी बहुकोश के प्राणियों को 9 संघ समूहों में रखा गया है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का तथा कायडेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक कोश के प्राणी होते हैं वह यूनिसेल्युलर होते हैं और वह एक कोशिका से बने होते हैं, जबकि जो बहुकोश के प्राणी होते हैं वह बहुकोशिकाओं से बने होते हैं। तथा एक कोश के प्राणियों को प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि बहुकोश के प्राणियों को 9 संघ समूह में रखा है, जैसे पोरीफेरा होता है, सिलेंट्रेटा होता है, एनेलिडा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, मोलस्का और कार्डेटा। आगे हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटोजोआ संघ होता है, तो प्रोटोजोआ संघ के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटोजोआ संघ होता है वह क्या होता है। इसके अंतर्गत किन किन प्राणियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्तों, तो वह किया था गोल्डफश ने। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफश ने किया था। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय जंतु होते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं ये सबसे साधारण और एक कोशिकीय जंतु होते हैं। तो यह बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं दोस्तों यह एक कोशिकीय जंतु होते हैं और यह बहुत ही छोटे बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इस संघ के जंतुओं के शरीर में कोई भी उत्तक या अंग नहीं होता है, अर्थात जो प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं इनके शरीर में कोई भी टिश्यू अर्थात कोई भी उत्तक या ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। इस संघ के जीव शरीर के बाहरी सतह के रास्ते श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि जो प्रोटोजोआ संघ के जो सदस्य होते हैं, जो जंतु होते हैं, यह श्वसन और उत्सर्जन शरीर की जो बाहरी सतह होती है उसके द्वारा श्वसन और उत्सर्जन करते हैं। इनमें कोई भी आपको ऑर्गन्स या अंग देखने को नहीं मिलता है। जैसे आपके अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, ट्रिपेनोसोम हुआ, एसिटोबुलेरिया हुआ। तो इस तरह के जो भी ये जीव होते हैं यह आपके प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो पैरामीशियम होता है इसको हम चप्पल जंतु भी कहते हैं, यूग्लिना को ग्रीन प्रोटोजोआ कहते हैं, तथा ये ट्रिपेनोसोम गैबियंस होता है इसमें स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। इससे जो आपका ट्रिपेनोसोम गैबियंस होता है इससे दोस्तों स्लीपिंग सिकनेस रोग हो जाता है। और यह शीशी मक्खी जो होती है इस प्रोटोजोआ की वाहक होती है, अर्थात ये जो प्रोटोजोआ होता है इसकी वाहक अगर पूछा जाए तो इसकी जो वाहक होती है वह शीशी मक्खी होती है। और इस प्रोटोजोआ के कारण रोग कौन सा होता है, तो वह होता है स्लीपिंग रोग। तो स्लीपिंग सिकनेस जो रोग होता है यह आपका ट्रिपेनोसोम गैबियंस के द्वारा होता है और इस प्रोटोजोआ का जो वाहक होती है वह होती है शीशी मच्छी। अगर हम बात करें एसिटेबुलेरिया की, तो यह सबसे बड़ा एक कोश की जीव होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा एक कोश के जीव कौन सा होता है, तो वह होता है आपका एसिटेबुलेरिया। अगली बात हम लोग देखेंगे, अगली बात क्या है, संघ पोरीफेरा। तो संघ पोरीफेरा के बारे में हम लोग देखेंगे संघ पोरीफेरा क्या होता है और संघ पोरीफेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव शामिल किए जाते हैं। तो जो संघ पोरीफेरा होता है दोस्तों यह साधारण बहुकोश के जीव होते हैं। इस संघ के सभी जंतु खारे पानी में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं। ये जो संघ पोरीफेरा के जीव होते हैं देख रहे हैं, इनके जो शरीर होते हैं इनके शरीर में छिद्रों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो वही बता रहा है कि इन जंतुओं के शरीर में बहुत से छिद्र होते हैं जिन्हें कि हम आस्टिया कहते हैं।
ये जो पोरिफेरा संघ के जो जंतु होते हैं, इनके शरीर में जो छिद्रों की संख्या जो ज़्यादा मात्रा में छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? तो इन छिद्रों को हम, ये जो छिद्र होते हैं इनको हम आस्टिया कहते हैं। इन्हीं छिद्र से जल, ऑक्सीजन और भोजन इनके शरीर में पहुंचता है। जो यह छिद्र होता है, इन्हीं छिद्रों की सहायता से इनके शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोजन वहां तक पहुंचता है। तो इसे हम पोरिफेरा संघ के अंतर्गत शामिल करते हैं। इनका जो आकार होता है दोस्तों, जो पोरिफेरा संघ के जो जीव होते हैं, इनका आकार अनियमित होता है और ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो किस संघ के जो जीव होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते, तो वह होते हैं संघ पोरिफेरा के। तो संघ पोरिफेरा के जो जीव होते हैं, इनके शरीर में जो ऑक्सीजन भोजन पहुंचता है, ऑक्सीजन का भोजन का जो प्रवाह होता है वह होता है इनके शरीर में पाए जाने वाले छिद्रों के द्वारा, क्योंकि इनके शरीर में असंख्य मात्रा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है? इनका आकार जो होता है अनियमित होता है, तथा यह जीव संघ पोरिफेरा समूह के जो जीव होते हैं, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। संघ पोरिफेरा के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। स्पंज किसे कहा जाता है? जो संघ पोरिफेरा के जीव होते हैं। इन संघ पोरिफेरा के संघ के जीवों को हम स्पंज के नाम से भी जानते हैं। और एग्जाम्पल में कौन कौन से जीव होते हैं जिसे कि हम संघ पोरिफेरा में शामिल करते हैं? पहला है साइकन, दूसरा है यूस्पंजिया, तीसरा है यूपटेक्टिला तथा चौथा है स्पंजिला। तो ये जो है जितने भी जीव हैं इनको हम संघ पोरिफेरा के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो संघ पोरिफेरा के जीव होते हैं, दो तीन विशेषताएं आप याद रखेंगे कि इनके शरीर में भोजन तथा ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है वह होता है इनके शरीर में पाए जाने वाले छिद्रों के अनुसार, छिद्रों के द्वारा, तथा यह संघ पोरिफेरा के जो जीव होते हैं यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट अर्थात गति नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं सिलेंट्रेटा, प्रवाल जंतु। तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों सिलेंट्रेटा के बारे में कि जो प्रवाल जंतु होते हैं क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो जो सिलेंट्रेटा होते हैं दोस्तों, इनका नाम निडेरिया भी, इन्हें हम निडेरिया भी कहते हैं। इस संघ के जंतु मुख्य रूप से समुद्री जल में पाए जाते हैं। जो सिलेंट्रेटा होते हैं यह मुख्य रूप से आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो सिलेंट्रेटा जो होते हैं दोस्तों, यह प्रवाल जंतु होते हैं और यह मुख्य रूप से आपको समुद्री जल में देखने को मिलते हैं, समुद्र में देखने को मिलते हैं। इन प्राणियों की संरचना धागे की तरह होती है और इन जंतुओं में रक्त नहीं होता है, फिर भी ये श्वसन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्वसन के लिए रक्त की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो सिलेंट्रेटा होते हैं, तो सिलेंट्रेटा में इनकी जो संरचना होती है धागे नुमा होती है, धागे की तरह होती है, तथा इन जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है, फिर भी यह श्वसन का कार्य करते हैं। रक्त के न होने पर भी यह जो सिलेंट्रेटा समूह के जंतु होते हैं यह श्वसन का कार्य करते हैं। इनमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसर्जन तंत्र कुछ भी नहीं पाया जाता है। तो इन जो सिलेंट्रेटा समूह के जो जंतु होते हैं, जो प्रवाल जंतु होते हैं, इसमें न तो श्वसन तंत्र पाया जाता है, न ही उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है और न ही परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, उसका निर्माण इन जंतुओं के द्वारा ही हुआ है। यह जंतु कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं। यह जो जंतु होते हैं सिलेंट्रेटा समूह के, यह कैल्शियम कार्बोनेट को स्रावित करते हैं और उसी से यह ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है। एग्जाम्पल, सिलेंट्रेटा समूह के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? तो वह है हाइड्रा, ऑरेलिया तथा मूगा। हाइड्रा क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था? तो हाइड्रा की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, तथा कहाँ पे किया था? यह मीठे जल में पाया जाता है। हाइड्रा मीठे जल में पाया जाता है तथा इसकी खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ऑरेलिया, इसे ही जेलीफिश कहते हैं, यह इसी नाम से जाना जाता है, तथा यहाँ पे मूगा है जो कि कोरल रीफ कहलाता है। आगे देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, चपटे कृमि। तो अब हम लोग बात करते हैं चपटे कृमि के बारे में कि चपटे जो कृमि होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है, वह क्या होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस चपटे कृमि, इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होता है। आप इसको याद रखेंगे, जो चपटे कृमि होती है दोस्तों, इसमें आपको आहार नाल देखने को नहीं मिलता है। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है इसमें आहार नाल नहीं होता, इसलिए यह सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, मतलब परजीवी होते हैं।
यह प्लेटीहेल्मिन्थेस दोस्तों यह आपके पैरासाइट होते हैं अर्थात परजीवी होते हैं, क्योंकि इसमें आहार नाल नहीं पाया जाता और आहार नाल नहीं पाए जाने के कारण यह एक दूसरे पर, यह सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, इसीलिए इसे हम पैरासाइट्स कहते हैं। ये सभी जंतुओं का मनुष्य, पालतू पशु और जंगली जंतु से आश्रय होता है। इन्हीं की सतह से अपने खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका प्लेरिनेरिया हुआ, फेसियोला हुआ, किनिया सोलियम हुआ, यह सभी आपके प्लेरिनेरिया का, फेसियोला हुआ, किनिया सोलियम हुआ, यह सभी आपके पैरासाइट्स हैं। यह सभी आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एस्केल्मिन्थेस। एस्केल्मिन्थेस क्या होता है? इन्हें हम राउंड वाल गोल कृमि भी कहते हैं। जो आपका एस्केल्मिन्थेस होता है यह आपका राउंड कृमि है, इसे हम गोल कृमि भी कहते हैं। यह जो आकार में गोल होता है, साथ ही स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। जो आपका एस्केल्मिन्थेस होता है दोस्तों, यह आपका स्वतंत्र जीवी होता है और यह परजीवी भी होता है। दोनों प्रकार का यह पाया जाता है। मतलब इस समूह के कुछ जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ स्वतंत्र होते हैं, अर्थात यह परजीवी तथा स्वजीवी दोनों प्रकार के होते हैं, जिसे कि हम एस्केल्मिन्थेस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? इसमें एस्केरिस थ्रेडवर्म को शामिल किया जाता है। जो एस्केरिस थ्रेडवर्म है यह आपका एस्केल्मिन्थेस श्रेणी के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। अगला है एनेलिडा। एनेलिडा के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो एनेलिडा होते हैं वह क्या होते हैं। ये प्राणी जली भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं, स्वतंत्र जीव भी और परजीवी भी हो सकते हैं। इनका शरीर कई खंडों में बटा जाता है। जो एनेलिडा होता है इसका जो शरीर होता है दोस्तों, यह कई खंडों में विभक्त होता है। तथा यह स्वजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं और यह जली भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, यह हर प्रकार के होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं केचुआ, तो केचुआ आपको मिट्टी के अंदर देखने को मिलता है और इसका जो शरीर होता है यह कई खंडों में विभक्त होता है। आपका जो जोंक होता है, जोंक भी इस तरह से, जो जोंक हुआ, कछुआ हुआ, यह आपके सब एनेलिडा श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं और इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? वह है फेरेटिमा पोस्टुमा। आर्थ्रोपोडा। अब हम लोग देखेंगे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या होता है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन कौन से जीव को शामिल किया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा क्या होता है दोस्तों? यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। जो आर्थ्रोपोडा है यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगहों में पाए जाते हैं। जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं दोस्तों, यह जल, थल और वायु तीनों जगहों में आपको देखने को मिलते हैं और यह पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं और प्राणी जगत का यह सबसे बड़ा संघ है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो वह है आर्थ्रोपोडा। इन सभी जीवों का जो शरीर होता है वह 3 भागों से मिलकर बना होता है, सिर, वक्ष और उदर। जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं इनका जो शरीर होता है वह 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? हेड होता है, सिर, वक्ष और उदर। इसी आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग, इंसेक्ट वर्ग जो होता है, इंसेक्टा, उसको भी शामिल किया जाता है। जैसे आपके बिच्छू हुए, मकड़ियाँ हुए, झींगा हुआ, केकड़ा हुआ, मधुमक्खी और काकरोच। तो आपने बिच्छू को देखा होगा कि जो बिच्छू होता है उसका जो शरीर होता है 3 भागों में होता है और डंक मारने का कार्य करती है। मकड़ियाँ होती है, आप मकड़ी को देखिए तो मकड़ी का जो शरीर होता है वह भी आपको 3 भागों में विभक्त देखने को मिले। मकड़ी हुआ, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, तो इस तरह से इनको आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये देखिए आप, ये बिच्छू है, इसका बिच्छू जो इसका शरीर है यह 3 भागों में है इस तरह से, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। नोट, कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं, अर्थात जो कीट होते हैं इनमें टांगों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी, अर्थात 6 टांगे होती हैं। मकड़ियाँ कीट वर्ग में नहीं आती क्योंकि मकड़ियों के 8 पैर होते हैं और कीट वर्ग में 6 पैर वाले जंतु आते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो मकड़ी होती है उसको क्या कीट वर्ग में शामिल किया जाता है? तो नहीं, क्योंकि उसमें 8 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जबकि कीट वर्ग की जो एलिजिबिलिटी है, जो उसमें उन जंतुओं को शामिल किया, उन जीवों को शामिल किया जाता है जिसमें कि 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, अर्थात कुल 6 पैर पाए जाते हैं। तो इस तरह से मकड़ियाँ कीट वर्ग में नहीं आती क्योंकि इनमें 8 पैर होते हैं। इकाइनोडर्मेटा। अब हम लोग देखेंगे जो इकाइनोडर्मेटा होता है वह क्या होता है।
इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा के बारे में अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इस संघ के जो सभी सदस्य होते हैं वह समुद्री होते हैं। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं, यह इसके जो सदस्य होते हैं सभी समुद्री होते हैं तथा इनके शरीर पर आपको कांटे नुमा संरचनाएं देखने को मिलती है, जैसे स्टारफिश। तो ये आपका स्टारफिश है और स्टारफिश पे आप देख रहे हैं कि इसके शरीर पे आपको, ये जो स्टारफिश है इसके शरीर पे आपको कांटे नुमा संरचना देखने को मिली। ये आपके समुद्री अर्चिन इकाइनस, तो इकाइनस पे देख रहे हैं ये कांटे नुमा संरचना निकली हुई है, ये इस तरह से देख रहे हैं, ये जैसे एकदम खड़े खड़े कांटे नुमा संरचना मिली। तो जो आपके इकाइनोडर्मेटा संघ के जो सदस्य होते हैं, इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या होती है कि इनके शरीर पर आपको कांटे नुमा संरचनाएं देखने को मिलती है। ये आपका समुद्री खीरा है, खाने वाला खीरा नहीं है जो आप मार्केट से लाते हैं, ये आपका समुद्री खीरा है। तो यहाँ पे देखिए इसके भी शरीर पे आपको कांटे नुमा संरचनाएं देखने को मिलती है। अगला है ब्रिटल स्टार, तो इसके भी शरीर पे आपको जो संरचना है वह कांटे नुमा संरचनाएं मिलेंगी और यह सभी आपको इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत इन सबको शामिल किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे मोलस्का। इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। जो मोलस्का होते हैं दोस्तों, इनका जो शरीर होता है वह बहुत ही मुलायम होता है। इस संघ के मैक्सिमम जीव समुद्री होते हैं, कुछ स्वच्छ जल एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। अर्थात जो मोलस्का संघ के सदस्य होते हैं अधिकतर देखा जाए तो यह समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ जीव जो होते हैं वह स्वच्छ जल एवं स्थल में भी देखने को मिलते हैं। इन जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है? तो इन जीवों में जो श्वसन होता है वह गिल्स के द्वारा होता है। तो ये मोलस्का संघ के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, इनमें जो श्वसन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो वह गिल्स के द्वारा श्वसन इसमें होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका ऑक्टोपस हुआ, सिपिया हुआ जो कि कटल फिश कहलाती है, सिप, ये आप बचपन में देखे होंगे कि पानी में जो सिप होती थी फिर उसको आप तोड़ते थे तो उसमें से एक जीव निकल रहा था, तो वही आपका सिप है। यह आपका मोलस्का के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हेलियोटिस और उसके बाद पायला घोंगा। घोंगा आपने देखा ही होगा कि जब आप बचपन में आप खेलने जाते थे पानी में तो वहाँ पर आपको घोंगा मिलता था, तो उसके अंदर से एक जीव सफ़ेद सा दिखता है और वही आपका मोलस्का है और वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है, मुलायम। तो यह जितने प्रकार के जीव है, आपका ऑक्टोपस हुआ, सिपिया हुआ, सिप हुआ, हेलियोटिस हुआ, पायला अर्थात घोंगा हुआ, यह सभी आप इसको मोलस्का संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कार्डेटा, तो हम लोग देखें कार्डेटा के अंतर्गत, कार्डेटा संघ के अंतर्गत किन किन जीवों को शामिल किया जाता है। यह संघ काफी बड़ा व महत्वपूर्ण संघ है। जो कार्डेटा होता है यह काफी बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। इसी संघ में कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सब आते हैं। तो हम आप जो मनुष्य हैं तो हम लोग भी कार्डेटा संघ के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो कार्डेटा संघ में आपको कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी सब आते हैं। कार्डेटा वर्ग को समझने के लिए इसे छोटे छोटे वर्गों में बांटा गया है, जैसे मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया यह आपको कार्डेटा का क्लासिफिकेशन किया गया और इस तरह से आपका मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग यह सभी आपका कार्डेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अर्थात यह कार्डेटा वर्ग के भाग है, क्लासिफिकेशन है। अब आइए देखते हैं मत्स्य वर्ग। तो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत हम लोग देखें मत्स्य वर्ग क्या होता है और इसमें कौन कौन से जीव शामिल किए जाते हैं। तो मत्स्य वर्ग, इसके अंतर्गत मछलियाँ आती है, मत्स्य लगी रहे मत्स्य नाम से मछलियाँ। तो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत दोस्तों मछलियाँ आती है और मछलियाँ श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करती हैं। जो मछलियाँ होती हैं वह श्वसन कैसे करती हैं? तो मछलियाँ, जबकि जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य होते हैं वह श्वसन फेफड़े के द्वारा, लंग्स द्वारा करते हैं, लेकिन जो मछलियाँ होती है वह श्वसन को गिल्स के द्वारा करती है। तो यहाँ पे आप याद रखिए मछलियाँ श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करती हैं। दूसरा जो जीव है मत्स्य वर्ग का वह शार्क। शार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती, इसे हम डॉग फिश के नाम से जानते हैं। जो शार्क मछली होती है दोस्तों यह बहुत बड़ी मछली होती है, इसमें कोई भी हड्डी आपको नहीं मिलेगी और इसे हम डॉग फिश कहते हैं। हिप्पोकैम्पस, यह एक समुद्री मीन है जिसे कि अश्वमीन या समुद्री घोड़ा कहते हैं। समुद्री घोड़ा यह एक मछली है, आप इसको घोड़ा मत समझिएगा। तो जो हिप्पोकैम्पस होता है, ये देखिए आपका हिप्पोकैम्पस है, इसे हम एक समुद्री मीन कहते हैं या एक
समुद्री घोड़ा के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है। बहुत ही ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली कौन सी है, तो वह आपके हिप्पोकैम्पस, जिसे कि हम समुद्री घोड़ा कहते हैं, तो समुद्री घोड़ा विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली मानी जाती है। नोट, समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि समुद्री गाय, समुद्री सिंह एक मेमल है, स्तनपायी है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, समुद्री घोड़ा एक मछली है, जबकि यहीं पे आपकी समुद्री गाय, समुद्री सिंह तथा ये समुद्री गाय तथा समुद्री सिंह एक मेमल्स है, एक स्तनपायी जीव है। अगली है गेम्बूसिया मछली। तो गेम्बूसिया को मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। जो आपकी गेम्बूसिया है, इसको हम दोस्तों मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जाता है। तो ये जो गेम्बूसिया मछली होती है, अगर कहीं पर मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा होता है, मच्छर वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो उस जगह पर पानी में ले जाके इस गैम्बूसिया मछली को छोड़ दिया जाता है। तो ये गैम्बूसिया जो मछली होती है, यह मॉस्किटो फिश कहलाती है। यह तालाबों कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण इसके द्वारा किया जाता है, मच्छरों को यह खा जाती है। अगली है पाषाण मछली, स्टोन फिश। सबसे विषैली मछली होती है। अगर विषैली मछली की बात किया जाए, वह कौन सी होती है, तो वह होती है पाषाण फिश, स्टोन फिश जो होती है सबसे विषैली मछली होती है। इसके अलावा फ्लाइंग फिश, कॉड, टारपीडो, रोहू, कतला इस वर्ग के जंतु हैं। तो इन सबको भी इसमें शामिल किया जाता है। उभयचर वर्ग एम्बीफिया। तो अब हम लोग बात करेंगे एम्बीफिया के बारे में कि उभयचर वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से जीवों को शामिल किया जाता है, इसमें कौन कौन से जीव शामिल होते हैं उभयचर के अंतर्गत। इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। जो उभयचर होते हैं, उभयचर से लग रहा है कि इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, वह जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम एम्बीफिया या उभयचर दिया गया है। तो जो एम्बीफिया होते हैं, जो उभयचर होते हैं, यह जल और स्थल दोनों जगहों पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके शरीर पर सल्क, बाल, पंख नहीं होते। इनकी त्वचा काफी चिकनी होती है। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं। तो जो एम्बीफिया होते हैं, जैसे कि आपका ये देख रहे हैं मेढक भाई साहब बैठे हुए हैं, तो जो मेढक होते हैं यह उभयचर वर्ग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, यह एम्बीफिया वर्ग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और यह इस वर्ग के जो जीव होते हैं, यह सांस कैसे ले, इस वर्ग के में आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं। तो मेढक जब यह मिट्टी के अंदर रहता है, तो उस दौरान यह त्वचा से सांस लेता है। लेकिन जब मेढक बहुत छोटा रहता है, एकदम जब टैडपोल छोटा सा रहता है, तो पानी में रहता है, तो उस समय यह गिल्स के द्वारा सांस लेता है। तो इस तरह से अब जो मेढक है, हाइला है, तो इसको हम उभयचर वर्ग के अंतर्गत शामिल करते हैं। अगला है आपका सरीसृप वर्ग, रेप्टेलिया। रेप्टेलिया क्लास, यह सामान्यतः स्थलवासी होते हैं, पर इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। ये जंतु अनियमित तापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अर्थात यह जंतु जो होते हैं, जो सरीसृप वर्ग के जंतु होते हैं, यह कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यह अनियमित तापी होते हैं। जैसे आपका कछुआ हुआ, घरेलू छिपकली हुई, अजगर हुआ, मगरमच्छ हुआ, एलिगेटर हुआ, डेक्रो इत्यादि। डेक्रो को उड़ने वाली छिपकली भी कहा जाता है। तो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उड़ने वाली छिपकली किस जंतु को कहा जाता है, तो वह आपकी है डेक्रो। तो डेक्रो को उड़ने वाली छिपकली के नाम से भी हम जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं पक्षी वर्ग। तो पक्षी वर्ग, इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले पक्षी प्राणी आते हैं। अर्थात जो पक्षी वर्ग होता है, क्लास ऑफ एप्स होता है, तो इसके अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाले प्राणी भी शामिल किए जाते हैं। इस वर्ग के जंतु नियत तापी होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। अर्थात इस वर्ग के जो जंतु होते हैं, वह वार्म ब्लडेड होते हैं, नियत तापी होते हैं। इनका जो शरीर होता है दोस्तों, वह 3 भागों में विभाजित होता है, जैसे सिर, गर्दन और धड़। जैसे मनुष्य का होता है, तो इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, गर्दन और धड़। जैसे कबूतर हुआ, मोर हुआ, तोता हुआ, ऑस्ट्रिच हुआ, कीवी। तो यह जो होते हैं कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच और कीवी, यह आपके पक्षी वर्ग, सॉरी हमने यहाँ मनुष्य बोल दिया है, मनुष्य यहाँ पे नहीं होगा। तो ये जो पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं, जैसे कबूतर, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच, कीवी, तो इनका जो शरीर होता है, यह 3 भागों में विभक्त होता है।
अगला हम लोग देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। ऑस्ट्रिच एक दौड़ने वाला पक्षी है। जो ऑस्ट्रिच होता है दोस्तों, ऑस्ट्रिच की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रिच एक दौड़ने वाला पक्षी है जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कीवी भी एक दौड़ने वाला पक्षी जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम एप्टेरिक्स है। जो कीवी है यह भी एक दौड़ने वाले पक्षी, अर्थात ऑस्ट्रिच और कीवी यह दोनों दौड़ने वाले पक्षी हैं। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, जबकि हमिंग बर्ड गुंजन पक्षी सबसे छोटा पक्षी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है तो वह आपका है शुतुरमुर्ग, और सबसे छोटा पक्षी पूछा जाए तो वह आपका हमिंग बर्ड। देख रहे हैं प्यारा सा छोटा सा है हमिंग बर्ड। यह पृथ्वी पर सबसे छोटा पक्षी है तथा जो आपका ये शुतुरमुर्ग है ये आपका यह सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है शुतुरमुर्ग। नोट, गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। आपने देखा होगा जितने भी पक्षी होते हैं वह आगे की ओर उड़ते हैं, लेकिन जो गुंजन पक्षी होता है, जो हमिंग बर्ड होता है, यह पीछे की ओर उड़ता है और यह पृथ्वी पर सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। तो इसकी दो विशेषता है, यह पृथ्वी पर सबसे पाया जाने वाला छोटा पक्षी है जो हमिंग बर्ड होता है, तथा यह पीछे की ओर उड़ने वाला मात्र एक पक्षी है, हमिंग बर्ड अर्थात गुंजन पक्षी। अबाविल सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है तो वह होता है शुतुरमुर्ग का, जबकि सबसे छोटा अंडा हमिंग बर्ड का होता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, वह है पाओ क्रिस्टेटस। आगे हम लोग देखें कुछ स्तनधारियों को। स्तनधारी वर्ग में इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित व समतापी होते हैं, अर्थात इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं वह अधिक विकसित मतलब डेवलप्ड तथा कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अर्थात ये समतापी होते हैं। स्तनधारी वर्ग को तीन उपवर्गों में बांटा गया है। वह कौन कौन से हैं? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया तथा यूथीरिया। तो जो स्तन वर्ग के जो प्राणी होते हैं इनको तीन वर्गों में बांटा गया है। वह कौन कौन से वर्ग हैं? पहला है आपका प्रोटोथीरिया है, उसके बाद मेटाथीरिया और फिर यूथीरिया है। अब देखेंगे कि प्रोटोथीरिया के अंतर्गत कौन कौन से शामिल किए जाते हैं, मेटाथीरिया के अंतर्गत कौन कौन शामिल होते हैं तथा यूथीरिया के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है। तो जो प्रोटोथीरिया दोस्तों यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। जो प्रोटोथीरिया होते हैं इसके अंतर्गत उन स्तनधारियों को शामिल किया जाता है जो कि अंडे देने वाले होते हैं, अर्थात प्रोटोथीरिया में अंडे देने वाले स्तनधारियों को शामिल किया जाता है। मेटाथीरिया में यह जंतु न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे आपका कंगारू। तो कंगारू को मेटाथीरिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है और यह ऐसे जंतु होते हैं जो कि न तो परिपक्व बच्चे देते हैं और न ही अंडे देते हैं। यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले जंतु होते हैं, जैसे आपके ये देखिए कंगारू बैठा है। कंगारू यह न तो अंडा देता और न ही परिपक्व बच्चों को जन्म देता है, यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है। यूथीरिया सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, अर्थात यूथीरिया वर्ग के अंतर्गत वह जंतु आते हैं जो कि पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं, जैसे आपका चूहा हुआ, खरगोश हुआ, कुत्ता हुआ, बाघ हुआ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल, भारतीय हाथी, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, कपी, समुद्री गाय और समुद्री सिंह। तो आप याद रखेंगे प्रोटोथीरिया यह स्तनधारी अंडे देने वाले जंतु होते हैं, अर्थात प्रोटोथीरिया में अंडे देने वाले स्तनधारियों को शामिल किया जाता है, तथा मेटाथीरिया में ऐसे जंतुओं को शामिल किया जाए जो कि न तो अंडे देते न ही वह परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू। तथा यूथीरिया में ऐसे जंतुओं को शामिल किया जाए जो कि सभी विकसित बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं, जैसे आपका चूहा, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। नोट, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है और श्रीव सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है, तो आप इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पक्षी वर्ग और स्तनधारी दोनों वर्ग समतापी होते हैं, अर्थात समतापी का मतलब होता है वार्म ब्लडेड। जो पक्षी वर्ग और स्तनधारी दोनों वर्ग होते हैं दोस्तों यह वार्म ब्लडेड होते हैं, अर्थात समतापी वाले जंतु होते हैं, मतलब जिनका शरीर का ताप वातावरण के हिसाब से प्रभावित नहीं होता। तो वार्म ब्लडेड जंतु वह होते हैं जिनका जो शरीर का ताप होता है वो वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता, अर्थात कहने का मतलब है कि
वातावरण का ताप चाहे जिस तरह से बदले लेकिन उनके अंदर का जो तापमान होता है वह एक सा बना रहता है। तो इस तरह से इसको आप याद रखेंगे। व्हेल में सबसे विशाल दांत वाली व्हेल कौन सी है? तो वह है आपकी स्पर्म व्हेल। ये है आपकी स्पर्म व्हेल और यह सबसे विशाल दांत वाली व्हेल कहलाती है। डॉल्फिन के बारे में हम लोग देखें। डॉल्फिन यह एक जलीय जंतु है जो मेमेलिया में आता है। बहुत ही बुद्धिमान जीव होता है जो डॉल्फिन होता है दोस्तों, ये आपकी डॉल्फिन है और यह बहुत ही बुद्धिमान जीवों के अंतर्गत आता है और इसको मेमेलिया समूह में शामिल किया जाता है। यह गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अर्थात गंगा नदी में जो पाई जाने वाली डॉल्फिन है उसे सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। बंदर के दो वर्ग होते हैं। जो बंदर होते हैं, बंदर बचपन में आप बंदर को बहुत चिढ़ाए होंगे। तो जो बंदर होते हैं दोस्तों, इसके दो वर्ग होते हैं। पहला होता है कपि वर्ग, दूसरा होता है बानर वर्ग। देख रहे हैं ये पूंछ खड़ा करके, ये आपका बानर है जिसे कि हम लंगूर कहते हैं। ये आपका लंगूर है, देख रहे हैं। तो बंदर के दो वर्ग होते हैं, एक कपि वर्ग होता है, एक बानर वर्ग होता है। और जो कपि वर्ग होता है दोस्तों, इसमें भी दो होते हैं, हीन कपि होता है और महाकपि। और हीन कपि के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो हीन कपि में छोटे आकार के कपि आते हैं, जैसे आपका गिबन। जो गिबन होता है दोस्तों, यह आपका हीन कपि के अंतर्गत आता है, यह छोटा होता है। जबकि जो महाकपि होते हैं यह बड़े आकार के मानवनुमा कपि होते हैं, जैसे चिंपैंजी हुआ, गोरिल्ला हुआ। तो चिंपैंजी और गोरिल्ला यह आपके महाकपि के अंतर्गत आते हैं, तथा जो आपका गिबन है यह हीन कपि के अंतर्गत आता है और इसका आकार छोटा होता है, यह छोटा सा बंदर होता है, छोटू सा। नोट, बबून ये विश्व का सबसे बड़ा बंदर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा बंदर कौन सा होता है, तो वह है आपका बबून। बबून जो होता है दोस्तों, यह विश्व का सबसे बड़ा बंदर होता है। वहीं पे अगर चमगादड़ की बात करें तो यह चमगादड़ मेमेलिया में आता है और ऐसा जीव है जो पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। तो जो चमगादड़ होता है दोस्तों, यह पराश्रव्य ध्वनियों को सुन सकता है, इसलिए यह रात में उड़ता है, दिन में यह नहीं होता और उसी पराश्रव्य ध्वनियों को सुनकर यह आगे बढ़ता है। अब हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सेट। तो देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है। ऑप्शन ए है स्टार फिश, ऑप्शन बी है सॉफिश, ऑप्शन सी है पाइप फिश, ऑप्शन डी है गिटार फिश। तो इसमें दोस्तों जो स्टार फिश है यह एक मछली नहीं है, बाकी आपकी साफिश, पाइप फिश और गिटार फिश यह तीनों मछली की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? ऑप्शन ए है स्टार फिश, ऑप्शन बी है जेलीफिश, ऑप्शन सी है बिटल स्टार, ऑप्शन डी है समुद्री घोड़ा। तो हमने आपको बताया था कि जो समुद्री घोड़ा दोस्तों यह आपकी मछली वर्ग में आती है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ऑप्शन ए है ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी है अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन सी है दरियाई घोड़ा, ऑप्शन डी है ध्रुवी भालू। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जो स्तनपायी है ममेलिया है वह कौन सा है? तो वह आपका है ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? और यह प्रश्न आपका यूपी पीछे 2015 पूछा गया है। तो आप देखेंगे निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। ऑप्शन ए है फिनबैक व्हेल, ऑप्शन बी है ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी है स्पर्म व्हेल तथा ऑप्शन डी है हम्प बैक व्हेल। तो सबसे बड़ी दांत वाली जो व्हेलों में से विशालतम वह दोस्तों आपकी है स्पर्म व्हेल। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है? ऑप्शन ए एक्डिना, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी चमगादड़ तथा ऑप्शन डी व्हेल। तो जो सीधे अंडे देता है बच्चे नहीं देता वह आते हैं एक्डिना की श्रेणी में। उड़ने वाला स्तनपायी है। ऑप्शन ए जगुआर, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी पीलेकन, ऑप्शन डी चमगादड़। तो उड़ने वाला जो स्तनपायी है दोस्तों वह आपका चमगादड़ कहलाता है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जबकि जो उड़ने वाले जीव हैं वो पक्षी वर्ग में शामिल किए जाते हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी तोता। तो वह दोस्तों आपका चमगादड़। चमगादड़ एक स्तनधारी में स्तनपायी में शामिल किया जाता है, जबकि यह उड़ने वाला जीव है। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। पहला है समुद्री गाय, दूसरा है समुद्री घोड़ा, तीसरा है समुद्री सिंह।
उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और तीन, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, ऑप्शन डी एक, दो और तीन। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा एक और तीन, समुद्री गाय और समुद्री सिंह, यह आपके स्तनधारी हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य वर्ग में या फिर उभयचर में या फिर सरीसृप में या फिर स्तनी में। तो यह दोस्तों आपके स्तनी में इनको शामिल किया जाता है। डॉल्फिन मछली को इसे स्तनपाई कहा जाता है। एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है? बहुत तेजी से चलने वाली नाव को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले जीवों पशुओं को, या फिर जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो एम्फीबिया का मतलब होता है ये कि यह बताना है आपको कि एम्फीबिया वर्ग में किसको किसको, यह किस वर्ग के पक्षी होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है। तो यह जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को कहा जाता है, जिसे कि हम उभयचर कहते हैं। एम्फीबिया का जो हिंदी होता है वह उभयचर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? ऑप्शन ए गिबन, ऑप्शन बी गोरिल्ला, ऑप्शन सी लंगूर तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लंगूर होता है दोस्तों, यह आपका कपी वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। मानव सदित लघुत्तम कपी हैं गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला तथा इनमें से कोई नहीं, तो वह आपका है गिबन। जो गिबन कपी होता है यह बहुत छोटा सा होता है, छोटू सा कपी होता है। अगला है, निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन ए खटमल, कीट, यहाँ पे कीट कीट होगा। तो निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन ए खटमल, ऑप्शन बी मकड़ी, ऑप्शन सी घरेलू मक्खी तथा ऑप्शन डी मच्छर। तो जो मकड़ी होता है दोस्तों, जो कि कीट वर्ग में उनको शामिल किया जाता है जिनमें की 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, अर्थात 6 पैर होते हैं। लेकिन जो मकड़ी होता है, तो मकड़ी में 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कीट वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी एसिटेबुलेरिया, ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर, ऑप्शन डी अमीबा। तो वह है आपका एसिटेबुलेरिया। निम्न में से विषम मद कौन सी है? ब्लू व्हेल, मनुष्य, चमगादड़ का मत्स्य, वह आपका मत्स्य है। कार्य निम्न में से किसकी किस्म है? ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी फसल तथा ऑप्शन डी प्रवाल। तो आपको बताना है कि जो कार्ड है वह निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो वह दोस्तों है आपकी मछली की किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जंतु है वह स्तनपायी नहीं है। गाय, चमगादड़, शार्क या फिर चूहा। तो जो शार्क होती है दोस्तों, यह स्तनपायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराशब्द ध्वनि को सुन सकता है? चूहा, गिलहरी, बिल्ली, चमगादड़। तो वह आपका है चमगादड़। डायनासोर थे स्तनपायी जो लुप्त हो गए, या फिर विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिपोपोटेमस जात को जन्म दिया। ऑप्शन सी अंडा देने वाला स्तनपायी, ऑप्शन डी सरीसृप जो लुप्त हो गए, तो यह थी एक सरीसृप। सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं कि निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी लीच, ऑप्शन सी तारामिंद, ऑप्शन डी स्पंज। तो जो स्पंज होते हैं दोस्तों, यह अपना स्थान नहीं बदल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? प्रवाल, स्टारफिश, अश्वमीन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वह है अश्वमीन। अश्वमीन दोस्तों एक प्रकार की यह मछली कहलाती है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? प्रोटोजोआ में, पोरीफेरा में, सिलेंटेटा में या फिर एनेलिडा में? तो इसको रखा गया है प्रोटोजोआ श्रेणी के अंतर्गत। तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? ऑप्शन ए केकड़ा, ऑप्शन बी गैम्बोसिया, ऑप्शन सी घोंगा, ऑप्शन डी डॉगफिश। तो जो गैम्बोसिया मछली होती है दोस्तों, मच्छरों को खाने का, मच्छरों का भक्षण करने का कार्य करती है, वह आपकी है गैम्बोसिया मछली। ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है अमीबा को, पैरामीशियम को, लिस्मैनिया को या फिर युगलिना को? तो ग्रीन प्रोटोजोआ युगलिना को कहा जाता है। निद्रा रोग, निद्रा रोग कौन पैदा करता है? ऑप्शन ए ट्राइकोमोनास, ऑप्शन बी ट्रिपैनोसोम गैवियस, ऑप्शन सी लिस्मैनिया, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो यह पैदा करता है ट्रिपैनोसोम गैवियस। सिलेंटेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिलेंटेटा संघ को अन्य ऑप्शन दिया प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया तथा एनिलेडा।
तो सिलेंट्रेटा को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता है, वह जाना जाता है निडेरिया। सिलेंट्रेटा को निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें रक्त तो नहीं होता लेकिन फिर भी वह श्वसन करने का कार्य करता है? ऑप्शन ए तिलचट्टा, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी हाइड्रा तथा ऑप्शन डी कंगारू। तो वह आपका हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता दोस्तों लेकिन फिर भी वह श्वसन करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, कोरल रीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा या फिर ऑप्शन डी पोरिफेरा। तो आपको बताना है कि जो कोरल रीफ है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है सिलेंट्रेटा के द्वारा। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रा को, ऑप्शन बी फाइलेरिया को, ऑप्शन डी सी ऑरेलिया को, ऑप्शन डी ओबिलिया को। तो वह आपका है ऑरेलिया। चपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन ए प्लेटी हेलमेंथिस, ऑप्शन बी निमेल निमेथेलमेंथिस, ऑप्शन सी एनेलिडा, ऑप्शन डी मोलस्का। तो जो चपटे कृमि होते हैं, जो फ्लैट वॉर्म होते हैं, इनको हम प्लेटी हेलमेंथिस के अंतर्गत शामिल करते हैं। आगे देखते हैं, फेरेटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? जो ये फेरेटिमा पोस्थुमा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए जोंक का, ऑप्शन बी नेरिस का, ऑप्शन सी केचुआ का, ऑप्शन डी फिताकृमि का। तो ये जो फेरेटिमा पोस्थुमा दोस्तों, ये आपका केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कीटों में दोस्तों आपकी 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। निद्रा रोग फैलाती है? ऑप्शन ए सीसी मक्खी, ऑप्शन बी सैंड फ्लाई, ऑप्शन सी खटमल तथा ऑप्शन डी जू। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्लीपिंग सिकनेस है, जो निद्रा रोग है, किसके द्वारा फैलाया जाता है? यह फैलाया जाता है आपका सीसी मक्खी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑक्टोपस एक है, पूछा जा रहा है आपसे कि ऑक्टोपस क्या है? एक संधिपाद है या फिर शुल चर्मी है या फिर हेमिगार्डा है या फिर मृदु कवची है? तो जो ऑक्टोपस होते हैं दोस्तों, यह बहुत ही मुलायम होते हैं। तो यह एक मृदु कवची होता है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है? पाइला को या फिर सिपिया को या फिर टेरिडो को या फिर ऑक्टोपस को? तो ऑक्टोपस को दोस्तों डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। तो यह आपकी है इकाइनोडर्मेटा। तारा मछली के नाम से जाना जाता है? एस्टेरियस को या फिर होलोथुरिया को या फिर एंटीडान को या फिर समुद्री अर्चिन को? तो तारा फिश के नाम से, तारा मछली के नाम से एस्टेरियस को जाना जाता है। मछली की विशेष संरचना जो उसमें श्वास लेने में मदद करती है, वह क्या है? ऑप्शन ए नथुना, ऑप्शन बी स्पेरिकल, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी गिल्स। तो वह होता है दोस्तों गिल्स। जो गिल्स होता है उसी के द्वारा जो मछलियां होती है वह श्वसन करने का कार्य करती हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन ए मत्स्य वर्ग का, ऑप्शन बी स्तनधारी वर्ग का, ऑप्शन सी सरीसृप वर्ग या फिर ऑप्शन डी मोलस्का वर्ग। तो जो समुद्री घोड़ा होता है दोस्तों, ये आपका मत्स्य वर्ग का एक उदाहरण है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 300। तो हमने आपको भी बताया था कि जो शार्क मछली होती है उसमें हड्डियों की जो संख्या होती है वह 0 होती है, उसमें हड्डियां होती ही नहीं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि 0। उड़ने वाली छिपकली है? ऑप्शन ए ड्रैको, ऑप्शन बी गेको, ऑप्शन सी हिलोडर्मा, ऑप्शन डी ओफियोसोरस। तो वह है दोस्तों आपकी ड्रैको। ड्रैको जो छिपकली होती है, एक उड़ने वाली छिपकली मानी जाती है। पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए बाघ का, ऑप्शन बी मेढक का, ऑप्शन सी मनुष्य का, ऑप्शन डी मोर का। तो पाओ जो क्रिस्टेसस है दोस्तों, यह मोर का वैज्ञानिक नाम है। आप इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो वार्म ब्लडेड है वह कौन कौन से हैं? कौन से हैं? उड़ने वाली छिपकली या फिर सांप या फिर चमगादड़ या फिर छिपकली? तो वह है दोस्तों चमगादड़। चमगादड़ जो होता है यह नियत तापी प्राणी है, वार्म ब्लडेड के अंतर्गत शामिल किया जाता है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जीव है जो कि अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेता है?
ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मेढक तथा ऑप्शन डी तिलचट्टा। तो वह मेढक होता है दोस्तों, जो कि जब मिट्टी के अंदर रहता है तो वह अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? ऑप्शन ए स्पाइडर बंदर, ऑप्शन बी बबून बंदर, ऑप्शन सी गोरिल्ला तथा ऑप्शन डी होलर बंदर। तो वह सबसे बड़ा जो बंदर है वह आपका है बबून बंदर। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? ऑप्शन ए हाइला का, ऑप्शन बी हेलियोटिस का, ऑप्शन सी हाइड्रा का, ऑप्शन डी खरगोश का। तो वह है दोस्तों आपका हेलियोटिस का। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कोबरा, वाइपर, कोरल तथा अजगर। तो जो अजगर होता है दोस्तों यह जहरीला नहीं होता, यह सिर्फ लोगों को निगल जाता है, खा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले टर्टल, गंगा की डॉल्फिन तथा घड़ियाल। तो वो आपकी है गंगा डॉल्फिन। तो दोस्तों ये था साइंस के कुछ टॉपिक जिसपे कि हमने आपको इस टॉपिक पे डिस्कस किया और उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको करवाया। तो आप हमारे लेक्चर को देखिए और इससे अपना तैयारी बेहतर बनाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए